नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट, राइटर, ड्रामा आर्टिस्ट मिस्टर हरीश बी शर्मा जी। आपने अपनी शुरुआत लोकमत, दैनिक भास्कर के साथ साथ वर्तमान में आप लाइन एक्सप्रेस न्यूज चैनल में मैनेजिंग एडिटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सबको जान के हैरानी होगी कि वर्तमान में बीकानेर के 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर सर के साथ जुड़े हुए हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो भी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, साहित्यकार बनना चाहते हैं, सर को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल ने यह विचार किया कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें एक स्ट्रांग मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में जर्नलिस्ट और साहित्यकार के रूप में अपना भविष्य बना सके। सर, इसी क्रम में आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आपसे शिक्षा ले सके। जी बताएं। सर, इसी क्रम में जो सर्वप्रथम हमारा जो क्वेश्चन आता है, सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म और ई जर्नलिज्म? ये जरूर होता है कि पहले हमारे सामने प्रिंट मीडिया का एक स्वरूप आता था पत्रकारिता के रूप में, पत्र, समाचार पत्र, उसको आकार देने वाला पत्रकार, और उसके बाद में धीरे धीरे माध्यम बदलते गए और आज हम डिजिटल दौर में हैं, तो जर्नलिस्ट भी डिजिटल दौर में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों ने इसको बहुत तेजी से स्वीकार किया है। अब लोगों को बहुत जल्दी से सोचना चाहिए, बहुत जल्दी से विश्लेषण चाहिए। वो 12-12 घंटे, 24-24 घंटे एक अखबार का इंतजार नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अगर देश में कहीं भी कुछ हुआ है तो हमें उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो हमारे पास एक डिवाइस, मोबाइल, इंटरनेट, और उसके माध्यम से पत्रकारिता में भी इस माध्यम को अपना लिया गया। मोटे तौर पे देखेंगे तो कोई ज्यादा फर्क प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया की पत्रकारिता में नहीं है, क्योंकि काम करने वाले वहां पे पत्रकार हैं। जो मूल जो है वो है पत्रकार। पत्रकार ही अखबार को रूप दे रहा है और पत्रकार ही समाचार लोगों तक पहुंचा रहा है। हाँ, ये जरूर हो गया, अब तेजी आ गई है, अब हम स्पीडली काम कर रहे हैं। तो एक समय में एक अखबार को निकालने में आपको 11th आवर्स में जाते जाते कई चीजों के फैसले करने पड़ते थे। उसमें हमारे पास अब फैसले बहुत तेजी से करने पड़ते हैं, अपडेट हमें बहुत तेजी से रहना पड़ता है। तो ये एक फर्क जरूर है जिसको आप ई जर्नलिज्म कह रहे हैं। ई जर्नलिज्म में पत्रकारों के सामने चुनौती बहुत ज्यादा हो गई है। पहले एक अखबार को हम लाते, खबर को लाते, पकाते, उसके बाद में लगाते, फिर हमारा एडिटर कहता कि इतना तो स्पेस हमारे पास नहीं है, तो हम उसको फिर एडिट करते, छोड़ते, बहुत सारे प्रोसेस होते। कई बार ऐसा होता कि खबर जो सवेरे है वो शाम तक वो खबर ही नहीं रहती, उसके बाद में भी खबर के 3-4 एक आयाम हो जाते थे। अब वैसा नहीं है। अब तो अगर 1 मिनट पहले कहीं घटनाक्रम है, जैसे गुजरात में भी बारिश हो रही है, तो हमारा पाठक चाहेगा कि हमें पता चले कि कहां पे बारिश हो रही है और हमारे यहां का मानसून की संभावना क्या है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है। हमें फास्ट होना पड़ा, हमें तेज होना पड़ा है। हमें हमारे सोर्स जो हैं, पहले 1-2-3 सोर्स से हमारे काम चल जाते थे, अब हमारे पास सोर्स भी बहुत ज्यादा होने जरूरी है। हमें 24 घंटे जागना जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल लिखते हैं 24x7। ये 24x7 जो है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि आज की पत्रकारिता की ई पत्रकारिता, जिसका विषय आप कहते हैं, जो ई पत्रकारिता है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें अब 24 घंटे वास्तव में जागना है। एक समय में पत्रकारों को वॉच डॉग की उपाधि दी गई थी, एक हमेशा जागते रहने वाला। लेकिन आज वो विषय जिसकी बात हम कर रहे थे, बहुत पहले करते थे, वो आज कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है कि जो जागने वाला है, जो जाग करके समाज को सूचना दे रहा है, संप्रेषित कर रहा है, उसको विश्लेषण दे रहा है, वो पत्रकार है। यकीनन सर, आज के दौर में लोग रियल टाइम में अपडेट रहना चाहते हैं, इसलिए शायद ई लर्निंग या ई न्यूज़पेपर की बहुत महत्ता बढ़ गई है जी। तो सर, क्या आपके मुताबिक जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर मेथड है उसका भविष्य क्या है? नहीं, प्रिंट हमेशा रहेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी अगर कहीं भी खड़ा किया जा रहा है कि जो डिजिटल मीडिया है वो प्रिंट मीडिया के सामने मुकाबले के लिए है, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं गलत है। हाँ, जो एक प्रिंट मीडिया का व्यावसायिक स्वरूप था, आप देखते थे हजारों प्रतियां बिक रही है, हजारों प्रतियां निकल रही है, वैसा समय खत्म हो चुका है। अब आपको इस तरह के दावे नजर नहीं आएंगे कि लाखों प्रतियां इसकी बिक रही है, निकल रही है। दूसरी बात है, सबसे बड़ा है कि रोजाना सवेरे सवेरे जिस आदमी को अखबार का इंतजार रहता था, वो इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंट का जो औचित्य है वो खत्म हो गया है। विश्वसनीयता की बात करें तो आज भी आपको जितनी भी खबरें चाहे डिजिटल माध्यम से आती है या टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आती है, उन सभी माध्यमों के बावजूद एक बार अखबार पढ़ने में रुचि रहती है।
हाँ, यह जरूरी है कि जो प्रिंट मीडिया का जो व्यवसाय था, पहले क्या था, पहले प्रिंट मीडिया या अखबार जहां से शुरू करते थे वो मिशनरी काम करते थे, वो समाज के लिए काम करते थे। उसके बाद में प्रिंट मीडिया में ये आया कि उसमें बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, पहले पेज पे विज्ञापन लग रहे हैं, दूसरे पेज पे लग रहे हैं, तीसरे पेज पे लग रहे हैं, चौथे पेज पे जाके कहीं पे एक कोने में आपको खबर मिलती थी। अब वहां पर यह चुनौती बड़ी हो गई है, अब आपको खबर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रिंट मीडिया के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि इतना तो हमने पढ़ लिया, अब आप क्या दे रहे हैं। अगर सवेरे के अखबार में आप उससे ज्यादा, उससे आगे, उससे बेहतर नहीं दे रहे हैं तो जरूर है कि प्रिंट मीडिया धीरे 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 खत्म होने लगा। फिर भी मैं मानता हूं प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया की बात करता हूं तो मैं किताबों की बात करता हूं। मैं ये मानता हूं कि महाभारत या रामायण 5-5 हजार साल पुराने ग्रंथ है, लेकिन आज भी आपके पास 1000 बार आप धारावाहिक देख लो, लेकिन एक बार जब तक आप किताब से नहीं निकलते तब तक आपको वो एक आनंद, वो अनुभूति नहीं होती जो वास्तविकता की होती है। तो मैं ये मानता हूं, और वैसे भी ये दोनों मुकाबले में नहीं है, हाँ चुनौती में जरूर है। प्रिंट मीडिया को डिजिटल मीडिया ने जिस लेवल पे ले जाकर के चुनौती दी है, वहां पर प्रिंट मीडिया को अब दुगने जोश के साथ काम करना पड़ेगा। और जितना रात को 11 बजे तक हो चुका है, उससे ज्यादा क्या है, उससे बेहतर क्या है, उससे अलग क्या है, वो प्रिंट मीडिया अगर नहीं दे पाया तो प्रिंट मीडिया की जो मान्यताएं हैं, जिससे जुड़ी हुई जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो कम होने लगेगी। लोगों को लगेगा कि ठीक है साहब, हमें जो मिल रहा है वो तो यहां से भी मिल रहा है। यकीनन आपने सही बात कही सर, कि जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये एक दूसरे के राइवल्स नहीं, इन दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, जो हमें आज के दौर में नजर आ रहा है। बिल्कुल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सर, पत्रकारिता का प्राण तत्व क्या है? लेखन, फोटोग्राफी या विश्लेषण? पत्रकारिता का प्राण तत्व, अगर सबसे बड़ी प्राण तत्व की बात है तो वो मुझे लगता है कि आप बात पत्रकार के संदर्भ में कह रहे हैं। पत्रकार को कैसा होना चाहिए, या पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। एक पत्रकार को सजग रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उसको पक्षपात रहित होना चाहिए। और अगर इसको भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं तो उसको विपक्ष में खड़ा होना चाहिए हमेशा। जो उसको दिख रहा है उससे बेहतर लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो तरीका उसके पास है तो उसने प्राण तत्व को पा लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसको शब्दों से संस्कारित होना पड़ता है। अगर कोई भी पत्रकार शब्द से संस्कारित नहीं है तो मुझे लगता है कि वो समाज का अहित करेगा। अगर किसी शब्द का संस्कार मेरे अंदर नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं कि इस शब्द का उपयोग कैसे हो सकता है, और अगर मैंने उस शब्द का उपयोग कर लिया तो बहुत सारे लोग मेरी बातों को, क्योंकि देखिए आप चाहे साहित्य की बात करें, समाज की बात करें, इंटेलेक्चुअल एसेट की बात करें, लेकिन पत्रकारिता के प्रति, पत्रकार के प्रति समाज ने जो एक विश्वास दिया है कि उसने जैसा कहा वैसा माना है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह यह थी कि हमारे जो आदि जो पत्रकार थे, पुराने पत्रकार थे, वो शब्दों से संस्कारित होते थे, वो लफ्फाजी नहीं करते थे, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हड़कंप नहीं बचाते थे। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में आप देखते होंगे कि हावी होने की कोशिश करते हैं। उनके पास कंटेंट कम होता है, लेकिन हावी होकर के वो चाहते हैं कि दर्शक मेरे सामने बैठा रहे, मेरे को सुने तो सही, सुनेगा तो मैं और बातें उसको बता दूंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास सबसे पहले तो सजगता होनी चाहिए, जागरण जिसके कहते हैं, जागृति, कि आपके आसपास जो घटित हो रहा है उसको कितना बढ़िया तरीके से आप रिसीव कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, वो शब्दों का संस्कार। अगर ये दो चीजें हैं तो आपने पत्रकारिता के प्राण तत्व को हासिल कर लिया है। बहुत सुंदर जवाब दिया सर आपने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सर, पित्त पत्रकारिता जिसे येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं या फेक न्यूज भी कहते हैं, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, और करता है तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है? पीत पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं और येलो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में फेक न्यूज, ये दो अलग अलग 3-4 चीज़ें जो आपके सामने आई है। तो मैंने आपको शायद याद होगा, बात की शुरुआत में कहा था कि एक समय था जब हम मिशनरी पत्रकारिता करते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे ये प्रोफेशनल हो गया। जैसे ही आप किसी मिशन से प्रोफेशन में जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, तो आपको व्यवसाय के जो सिद्धांत है उनका पालन करना पड़ता है। आपका जो विज्ञापन देने वाला है वो एक बहुत बड़ा सेठ होगा, हो सकता है वो बहुत बड़ा अपराधी भी हो, और कल हो सकता है कि वो आपको ये कह दे कि हम आपके विज्ञापन बंद कर देंगे। तो
बहुत सारे लोग ये धक्का सहन नहीं कर पाते, क्योंकि आपको, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समाज को जानते हैं, विज्ञापन की दरों को जानते हैं, तो आपको पता चलेगा किसी भी समाचार पत्र में विज्ञापन देने का मतलब लाखों रुपए आपके पास होने जरूरी है। तो आप इतना बड़ा धक्का कोई भी समाचार पत्र सहन नहीं कर पाएगा, तो उसको छोटे छोटे समझौते करने पड़ते हैं। और यही समझौते आगे जाकर के पीत पत्रकारिता का स्वरूप ले लेते हैं जब हम पैड न्यूज छापना शुरू करते हैं, जब हम खबर छापने के पैसे लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ये परंपरा में शामिल नहीं था। हमारा पत्रकारिता का व्यवसाय हो गया भले, लेकिन ये अभी भी वस्तु विनिमय नहीं है। मैंने 1 किलो चीनी खरीदी और आपने 36 रुपए मुझसे लिए और काम हो गया, ये नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा दायित्व था। वो दायित्व ये था कि हम समाज को ज्ञान दे रहे हैं, हम समाज को सूचना दे रहे हैं, हम समाज को अभिव्यक्त होने का मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि समाज जैसे जैसे बदला, अखबारों में भी वो बदलाव नजर आने लगा। और हम भले ही ये कहना शुरू करें कि हम मिशन से प्रोफेशनल हो गए, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां आई, तो वो नहीं आनी चाहिए थी। और बहुत सारे पत्रकार, हमारे सीनियर पत्रकार इस बात की कोशिश करते हैं कि इन बुराइयों को दूर करें। लेकिन जैसे ही पत्रकार या पत्रकारिता या अखबार जैसे ही सेठों के हाथ में चले जाते हैं, जैसे ही व्यवसायियों के हाथ में चले जाते हैं, एक पत्रकार के हाथ में उतना नहीं रहता जितना एक समय में पत्रकारों के हाथ में हुआ करता था। बीकानेर में भी मैं बहुत सारे ऐसे पत्रकारों का नाम लेना चाहूंगा जो किसी लाल बिल्डिंग से निकलते थे, मतलब सरकारी बिल्डिंग से निकलते थे, तो वो कहा करते थे कि कल इस बिल्डिंग की खबर होगी। खबर का मतलब आप जानते हैं कि उसकी खबर लेना, वो खबर होगी। आज हम देखते हैं कि वैसा समय ही बदल गया है। खासतौर से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ही बंद हो गई है, खोजपूर्ण पत्रकारिता, हम सूचनाएं दे रहे हैं। आप भले मेरे पोर्टल की बात करें और चाहे किसी भी बड़े अखबार की बात करें, आपको लगेगा कि आपने सदियों से, बरसों से, पिछले कई महीनों से आपने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग देखी नहीं। एक बार एक हल्ला मचता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई किसी की हत्या हो जाती है, कहीं पे डकैती हो जाती है, एक दिन खबर छपती है, दूसरे दिन फॉलो छपता है, तीसरे दिन वो चीज गायब हो जाती है, हम एक नई चीज के साथ समाज के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सारे बड़ी बहस की मांग करती है जो पीत पत्रकारिता की बात करते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सन 47 के बाद से 47 में जो पत्रकारिता देश को आजादी दिलाने का कारण बनी, वो आज के जिस दौर में खड़ी है, वहां पे अपने आदर्श और अपने सिद्धांतों से बहुत दूर जा चुकी है। बहुत सारे नए मुहावरे और नई जो फ्रेजेस हैं वो पत्रकारिता में आ गए हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब इसको लेकर के सीरियसली बात करें। तो जो युवा पीढ़ी हमारी जर्नलिस्ट बनना चाहती है, वो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकती हैं? क्या उनके हाथ में ताकत है? पुनीत जी, मेरा अनुभव दूसरा है। लोग पत्रकार बनना ही नहीं चाहते। कुछ लोग पत्रकारिता में इसलिए आना चाहते हैं कि उनको लगता है कि यहां पे एक ताकत है। अधिकारी आपसे मिलने के लिए जब आप जाएंगे तो खड़ा हो जाएगा, नेता आपसे सल्यूट करके बात करेंगे। लेकिन ये सब दिखावा है, ग्लैमर है। ग्लैमर पत्रकारिता में एक अलग रूप है और पत्रकारिता करना दूसरा रूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्दों से संस्कारित होना पड़ता है, आप सवाल करने पड़ेंगे आपको, और जैसे ही आप जब सवाल करना, या तो आपको आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो आपका जो सामने बैठा अधिकारी है, आप मत भूले कि वो आईएएस है, आप मत भूले कि वो केंद्रीय मंत्री है या राज्य का मंत्री है। उसको समझ में आता है कि सामने वाला आदमी किस लिए बैठा है, और वो खाली अपनी धौंस जमाने के लिए, हावी होने के लिए, या कि जैसा कि आपने मेरे को एक संकेत किया था, अपने काम करवाने के लिए पत्रकारिता का उपयोग करेगा, तो बहुत जल्दी वो पत्रकार नहीं रह करके बहुत कुछ दूसरी चीजों के अंदर लिप्त हो जाएगा। तो पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्या कोई वास्तव में पत्रकार बनना चाहता है क्या। मैं सहमत नहीं हूं कि आज के डेट में कोई आदमी पत्रकारिता करना चाहता है, क्योंकि जिस दौर में कैरियर शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो, वहां पर पत्रकारिता को आज भी कैरियर नहीं माना जाता। थोड़ा सा टीवी पत्रकारिता को लेकर के एक अच्छा उदाहरण आपको मिलता है कि वहां पर एक ग्लैमर है, एक लोगों के अंदर मिलने का कुछ पैसा भी है। लेकिन दूसरी जगह पर पत्रकारिता आज भी वही खड़ी है जहां पर पत्रकारों को उनकी मेहनत के अनुसार, जो मेहनत वो दूसरे क्षेत्र में करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर इतनी मेहनत पत्रकारिता जितनी कर लेंगे और वो एक अच्छे लाइजनर बन जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा पैसा मिले। लेकिन पत्रकारिता में वो लाइजनर नहीं बन पाएगा, वो लोगों की दलाली तो कर नहीं पाएगा, उसको तो खबर छापनी पड़ेगी।
तो ऐसी स्थिति में उसके सामने वो जितनी मेहनत कर रहा है उतना उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसलिए मेरे को कम लगता है कि लोग पत्रकारिता करना चाहते हैं। फिर भी आपकी संभावना की, आपकी आशावादिता की मैं मतलब जिसको कहते हैं मैं सराहना करता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो पत्रकारिता करे तो उसके लिए बीकानेर से अच्छी जगह कोई भी नहीं है, क्योंकि बीकानेर में पत्रकारों का सम्मान होता है और बीकानेर में एक सुदीर्घ परंपरा है जिसके अंदर बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं और उन्होंने शासन कहो चाहे प्रशासन कहो उसको अपनी कलम से नाको चने चबवाए हैं। यकीनन सर, बीकानेर हमेशा से ही हर क्षेत्र में युवाओं को सपोर्ट करता है। इसी क्रम में आगे साहित्य और पत्रकारिता का सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, एक दौर आया, मुझे लगता है ये 80 के बाद का दौर आया, उसके बाद में साहित्य को और पत्रकारिता को अलग कर दिया गया। वरना आप जितना पीछे जाएंगे आपको लगेगा कि किसी भी अखबार के, किसी भी समाचार पत्र के, किसी भी पत्रिका के समूह का जो शीर्ष व्यक्ति था वो साहित्यकारी था। अज्ञे जी की बात करें, कमलेश्वर जी की बात करें, बड़े बड़े साहित्यकार, मैं ये तो कुछ नाम बता रहा हूं, आपके पास बहुत सारे ऐसे, आप जब जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, आपको लगेगा कि साहित्यकारों ने ही शीर्ष या संपादक की जगह वहां पर साहित्यकारी बैठा। और वही बात है जो मैंने शब्द की बात की सबसे पहले, जब तक आपको शब्द पर, संवेदना पर, पत्रकारिता टिकी हुई छोटी छोटी चीजों पे, आप जागरूक कितने हैं, आप संवेदनशील कितने हैं, आपके पास शब्द की ताकत कितनी है, और वो साहित्यकार के पास ही होती है। लेकिन अचानक से 80 के बाद से कुछ लोगों ने ये करना शुरू किया कि हम तो सब 8वीं क्लास में पढ़ता है उसके लिए अखबार निकालना चाहते हैं, और उसके लिए हमें कोई जरूरी नहीं कि हम साहित्यकार को रखें, हम तो एक सामान्य जो हिंदी का ज्ञान रखता है उसको हम अपना संपादक बना देंगे और उसके बाद में वो अखबार को निकाल देगा। इसका पत्रकारिता को भी सबसे बड़ा घाटा हुआ और समाज को इससे ज्यादा घाटा हुआ ये कि ये जो आज आप इंग्लिश का स्वरूप देख रहे हैं, आपके हिंदी के अंदर बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द उपयोग में किए जाते हैं और बहुत सारे आप प्रयोग कर लेते हैं, हेडिंग में कुछ भी डाल देते हैं। ये सारे प्रयोग 80 के बाद की पत्रकारिता के एक नए स्वरूप में है। उसमें यह किया गया कि भाई हम तो उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। उस समय क्या था कि अखबार ज्यादा से ज्यादा बेचना, ये आपकी सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया। जितने ज्यादा अखबार बेचेंगे उतने ज्यादा आप नाम कमाएंगे, उसके बाद में आपको उस तरह का पैसा मिलेगा। तो ये जो एक रीच करने की बात थी, डिजिटल मीडिया ने तो रीच की बात अब कही है, प्रिंट मीडिया ने उसी समय में लोगों तक रीच करने के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया, और उससे मुझे लगता है कि पत्रकारिता का ही नहीं समाज का भी अहित हुआ। वरना एक समय था जब लोग अखबार पढ़ करके भी साक्षर हो जाया करते थे। तो मेरा तो यही मानना है कि साहित्यकार और पत्रकार इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर किसी भी पत्रकारिता में, किसी भी पत्रकार में साहित्यकार बनने का गुण नहीं है, या वो साहित्यकार जैसा नहीं है, या वो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, तो उसके पत्रकारिता की उम्र ज्यादा नहीं होगी। और अगर कोई साहित्यकार पत्रकारिता में आता है तो समाज ज्यादा संवेदनशील होगा, समाज के अंदर अधिकतम लोग हैं वो एक धारा से जुड़ेंगे, एक लक्ष्य से जुड़ेंगे, एक उद्देश्य से जुड़ेंगे। एक सार्थकता तभी बनेगी जब एक साहित्यकार को पत्रकारिता करने का भी अवसर मिलेगा। यकीनन सर, आपकी इस बात से हमें आज ही जानने को मिला कि साहित्य और पत्रकारिता जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी क्रम में आगे सर, पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए उच्चतम संस्थान कौन से हैं? यानी अगर कोई व्यक्ति IIMC से कुछ करता है तो क्या उसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस लर्निंग? देखिए, आप एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मैं एक बात को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि पत्रकार बनने के लिए समाज की पाठशाला में रह करके शिक्षण लेना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी क्लासरूम में आप पत्रकारिता नहीं सीख सकते। जिन भी संस्थाओं का आपने नाम बताया, राजस्थान में हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी खुल चुका है, कोटा खुला विश्वविद्यालय भी करवा रहा है, इग्नू भी करवा रहा है, IIM से भी करवा रहा है, ये सब करवा रहे हैं। लेकिन ये सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं, और यहां से एक जो व्यक्ति सीख करके जाता है उसको PRO बनने से लेकर के सरकार में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें सरकार के प्रवक्ता भी होते हैं,
और भी बहुत सारे पद होते हैं जिसके अंदर राइटिंग का काम होता है, प्रेस न्यूज़ रिलीज करने का काम होता है। तो वो काम तो उसके लिए तो वो आपका जो एक सर्टिफिकेट है वो काम आ जाता है। लेकिन समाज में उतर करके आपको पत्रकारिता करनी है तो उसके लिए समाज की पाठशाला बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोई किसी भी तरह का कोर्स नहीं किया, लेकिन वो आज दिग्गज पत्रकार है। मैं आप नाम ले लेना चाहता हूं, दैनिक भास्कर के जो कार्यकारी संपादक है मधु आचार्य आशावादी जी, उन्होंने कहीं से नहीं सीखा, लेकिन पिछले 22 साल से वो दैनिक भास्कर के कार्यकारी संपादक है। राइवल न्यूज़पेपर की बात करूं तो उनके सामने कितने ही संपादक आए और गए जिनके पास इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेट होंगे, लेकिन वो टिक नहीं पाए। और उन्होंने अपनी पाठशाला में इतने बहुत सारे लोगों को तैयार कर दिया जो आज बीकानेर के अच्छे पत्रकारों में जिनकी गिनती होती है। तो एक तो बात आप ध्यान रखें कि अगर पत्रकारिता करनी है, किसी को जर्नलिज्म करना है, अगर जर्नलिज्म करना है तो उसको समाज की पाठशाला में जाना पड़ेगा। अगर वो ये कोर्स करता है तो कर ले, उसको पता होना चाहिए कि एक पिरामिड की तरह न्यूज़ बनती है। किसी भी न्यूज़ बनाने के लिए 5 W और 1 H होता है। पत्रकारिता का इतिहास ये है, उद्दंड मार्तंड एक अखबार था जहां से शुरू हुआ। ये सारी चीजें थ्योरी है जो एक आपके इसमें सिखा दी जाएगी। लेकिन अगर किसी को ये पता नहीं है और वो समाज में उतर गया है तो क्या आप और मेरे अंदर पत्रकार नहीं है जो क्यों, कहां, कैसे, एक खबर जैसे ही शुरू होती है आप पहले 50 शब्द में ये जानना चाहते हो ना कि ये काम कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो आपके अंदर भी पत्रकार है। अब जैसे ही वो अखबार, वो समाचार पत्र, वो पोर्टल जैसे ही ये सारी जानकारियां देनी शुरू करता है, आपको लगता है ये खबर अच्छी है, इस खबर को लिखने वाला वास्तव में पत्रकार है। और वरना कोई जो आपने इंस्टीट्यूट के नाम बताए उनसे पूछ लीजिए, वो जैसा ही कहेगा कि यार आपको लगेगा यार पहले 50 शब्दों में इसने ये जानकारी नहीं दी है, आप कहोगे यार तेरी ये धूड़ है ये सब करना, तेरे अंदर पत्रकारिता वाले गुण नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं ये दोनों चीजें अलग है। ये सीखने के बाद में कोई पत्रकार बन जाए जरूरी नहीं है, लेकिन समाज की पाठशाला से निकल करके कोई पत्रकार अगर ये कोर्स भी कर लेता है तो उसके लिए सोने में सुगंध वाला काम होता है। यकीनन सर, और आज आपकी इस मोटिवेशन से, सकारात्मक बातों से और ग्राउंड लेवल की जो आज आपने हमें बातें बताई, यकीनन जो हमारे युवा हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें लाभ मिला होगा। सर अंत में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं जी कि जो हमारे युवा हैं ये साहित्य पर या शब्दों पर कैसे अपनी पकड़ बना सकते हैं। एक वो गोल्डन जो रूल है वो अगर आप हमारे बच्चों को दे दें तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। गोल्डन रूल कहूँ तो सबसे बड़ी बात यह कि पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हम अध्ययन से, स्वाध्याय से दूर होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो हमारे लिए ज़रूरी होगा। और अगर आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए कहता हूँ तो आपके दिमाग में एक विजुअल क्रिएट होता है कि ये कौन सी किताब पढ़ने का कहेंगे, क्या कहेंगे। तो गोल्डन रूल की बात करें तो सवाल उठाने शुरू कर दीजिए। आप जब भी अपने आप से बात करें तो अपने होने का सवाल उठाइए। मैं क्यों हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ। अगर हम किसी ऐसी शक्ति से, किसी परमात्मा नाम के किसी अदृश्य ताकत को मानते हैं जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वही व्यक्ति आपको गधा, घोड़ा, उल्लू कुछ भी बना सकता था। उसने आपको इंसान क्यों बनाया? सबसे पहले इस सवाल पे डीप ड्राइव करिए। क्यों बनाया उसने इंसान आपको, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, नाक है, एक दिमाग है और एक मन है। क्यों दिया उसने आपको? उसने आप पे क्या देखा होगा? और जब इतनी डीप ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि आप तो देह के रूप में भी नहीं थे उसके सामने। देह तो उसने दी है, शरीर तो उसने दिया है, तो आप सिर्फ एक सोल के रूप में, एक आत्मा के रूप में थे। तो आपको जवाब मिलेगा कि आपकी आत्मा इतनी सुंदर थी कि उसने आपको इंसान के रूप में धरती पर भेजना तय किया। जिस दिन आपको यह सवाल मिल जाएगा उस दिन आपके अंदर से एक विद्रोह खड़ा होगा। मुझे क्या करना चाहिए, एक इंसान के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? और यह सवाल जितने दिन तक आपको परेशान करेगा, यकीन मानिए आप उस जवाब के करीब पहुंचेंगे। इस सवाल से आप भिड़ंत करिए, मुठभेड़ कीजिए, मुक्केबाजी कीजिए, और हर दिन जब तक आपको यह सवाल का जवाब नहीं मिल जाए कि आखिर मुझे इस सृष्टि में क्यों भेजा गया, उस परम पिता ने मुझे इंसान बना करके क्यों भेजा गया, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाए तब तक आप लड़ते रहिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज आपके इन शब्दों ने हमें वाकई में जगाया है कि हमें पढ़ने में और अधिक रुचि रखनी चाहिए यदि हम इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। आज आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।